हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से अपने दीपावली त्योहार को मना रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या स्टडी केयर पर। और आज हम लोग अपने क्लास 10th का साइंस विषय का चैप्टर हमारा पर्यावरण का अगला भाग लेकर के हाजिर हैं। और इस भाग में हम लोग देखेंगे कि जीवों की संख्या पिरामिड क्या होता है, जैव आवर्धन क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें देखेंगे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या होता है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या होता है, साथ ही साथ उस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के बारे में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। तो साथियों, यहां तक पहुंचने से पहले हम लोग कई सारे टॉपिक के बारे में पिछले लास्ट क्लास से चर्चा करके आए हैं। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। और आप लोगों का जिस तरीके से प्यार, आपका उत्साह वीडियो के प्रति दिखा रहा है, जिससे पता चलता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन अच्छे ढंग से कर रहे हैं और इसी ढंग से अपने रिवीजन को वीडियो की मदद से करते रहे। या अगर इसमें भी किसी तरह का कोई डाउट होता है, आप अपने डाउट को हमारे कमेंट के माध्यम से क्लियर करवा सकते हैं। तो साथियों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वह है जीवों की संख्या पिरामिड। जीवों की संख्या पिरामिड, जैसा कि आप यहाँ पर नाम से देख सकते हैं कि हम लोग बात किसकी करेंगे, जीवों की संख्या का। जीवों की संख्या क्या, तो हम लोग इस टॉपिक में बात कर रहे हैं जीवों की संख्या का, और वो भी कैसा, पिरामिड। पिरामिड है क्या? पिरामिड एक प्रकार की आकृति है। पिरामिड क्या है? एक प्रकार की आकृति है या बनावट है। और इसी को रिलेट करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि होता क्या है कि विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन करने पर, संख्या का अवलोकन करने पर, अवलोकन करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, गौर से देखना, ध्यान देने पर हम लोग पाएंगे कि उनका एक पिरामिड की आकृति प्राप्त होता है। यानी पिरामिड जैसी संरचना बनता है, कुछ इस टाइप से संरचना बनता है। पिरामिड संरचना का मतलब बेस से चौड़ा, ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है। और इसी ही जीवों की संख्या पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो फिर से हम लोग समझें कि जीवों की संख्या पिरामिड अगर पूछा जाता है आपसे कि आप जीवों की संख्या पिरामिड से क्या समझते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन करने पर, ध्यान से देखने पर हमें एक पिरामिड की आकृति जैसा प्राप्त होता है। पिरामिड की आकृति जैसा प्राप्त होता है। दिस इज द पिरामिड आकृति। और इसे ही जीवों की संख्या पिरामिड के नाम से जाना जाता है। आपको कहा जाएगा कि जीवों की संख्या पिरामिड बनाइए, आप इसी ढंग से बनाइएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो देख रहे हैं नीचे बेस चौड़ा, ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं पतला होता जाता है, मतलब छोटा होता जाता है। इसका मतलब है कि नीचे जो फर्स्ट पायदान पर हैं, फर्स्ट लेवल पर हैं, सेकेंड लेवल पर हैं, थर्ड लेवल पर हैं, फोर्थ लेवल पर हैं, इस तरीके से जो लेवल बना हुआ है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं उनके आकार क्या हो रहे हैं, छोटा होते जा रहा है। इसका मतलब जीवों की संख्या ऊपर बढ़ने पर छोटी होती जा रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें हम पाते हैं कि निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो निचले पोषी स्तर पर कौन है, प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर की संख्या सबसे अधिक, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर का, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर का, उससे कम टर्शियरी कंज्यूमर का, और सबसे कम हायर क्लास। नीचे की ओर आएंगे तो जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, इसकी भी एक कहानी होती है जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग हायर क्लास में पहुंचते हैं तो उसे अपने दैनिक क्रियाकलाप, अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए कई प्रकार से क्रियाकलाप को करना पड़ता है, जिसमें ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है। और इसी कारण से उसे अपने निचले स्तर के जीवों को खाना पड़ता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करना होता है, इसलिए उसके निचले स्तर के संख्या में इजाफा होता है। इसका मतलब है कि नीचे की संख्या जीवों की ज्यादा होगी, ऊपर की संख्या जीवों की कम होगी।
और इसी कारण से यह पिरामिड जैसी संरचना बनती है, जिसे जीवों की संख्या पिरामिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इसी का ठीक उल्टा, जैसे जैसे ऊपर के स्तर पर जाएंगे जीवों की संख्या कम होती जाएगी। पहला हम लोगों ने कहा कि इसमें हम पाते हैं कि निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक है। निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जीवों की संख्या पीरियड में सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है, तो प्रोड्यूसर का, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे घटते क्रम में। नेक्स्ट कहता है जैसे जैसे ऊपर के स्तर पर जाएंगे जीवों की संख्या कम होती जाएगी, बता चुके। क्लियर साथियों। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। होता क्या है, तो कहता है कि बायो मैग्निफिकेशन एक क्रिया है, प्रक्रिया है। बायो मैग्निफिकेशन एक क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसके कारण या जिसके दौरान जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा पहले पोषी स्तर से उसके अगले पोषी स्तर में क्रमशः बढ़ती जाती है, और यह प्रक्रिया जैव आवर्धन कहलाता है। साथियों, जैव आवर्धन है क्या? जैव आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो होंगे, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, तो यह आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कचरा है, प्रदूषक है, कई नामों से जानेंगे, और इसे आगे के टॉपिक में हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, तो वहां पर भी हम लोग समझेंगे कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। पहले हम लोग इस टॉपिक को समझ लें, जिसमें कहता है कि जैव आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण या जिसके दौरान जैव अनिम्नीकरणीय, इंग्लिश में कहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, पदार्थों की मात्रा पहले पोषी स्तर से उसके अगले पोषी स्तर में बढ़ते जाती है। पहले पोषी स्तर से उसके अगले पोषी स्तर में क्रमशः बढ़ते जाती है, और यही प्रक्रिया जैव आवर्धन कहलाता है, बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन। इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी इस चीज को इस ढंग से समझ सकते हैं कि जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे सवाल पूछा जाता है बोर्ड में, तो आप इसको इसी ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ गेट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट न्यूट्रिएंट लेवल और ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्लियर। नेक्स्ट कहा जाता है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है। अपशिष्ट पदार्थ को जनरल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कचरा, या कह सकते हैं प्रदूषक या प्रदूषण कारक। तो कहते हैं कि होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि ये अनावश्यक पदार्थ होते हैं, इसीलिए लिखते हैं वैसे अनावश्यक पदार्थ जिसे जीव अपने विभिन्न क्रियाकलाप के दौरान यहाँ वहां जहां तहां फेंक देता है, गिरा देता है, छितरा देता है, बिखेर देते हैं। यही सारे जो अपशिष्ट हैं या अनावश्यक पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ कहलाएंगे, कचरा कहलाएंगे, प्रदूषक कहलाएंगे, जो आप कह सकते हैं, इस भाषा में आप कह सकते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझेंगे कि इसी को कहा जाता है पॉल्यूटेंट। क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेंट। फिर से अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो वैसे अनावश्यक पदार्थ जिसे जीव अपने विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान यहाँ वहां जहां तहां फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, बिखेर देते हैं, छितर देते हैं, वही सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, कचरा कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। आप लोग आम बोलचाल के जीवन भाषा में भी आप सुनते होंगे, जहां तहां कचरा फैला दिया है, घर में ये सब बात फैलते रहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रायः इन अपशिष्ट पदार्थों को दो समूहों में बांटकर जानते हैं या बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें पहला है जैव निम्नीकरणीय। पहला जो समूह बना है वो क्या है? जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय को कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल बीडी। जैव अनिम्नीकरणीय, दूसरा जो समुदाय है वो क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एनबीडी। जैव निम्नीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल,
जैव अनिम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर साथियों, दो समूह बन गया। अब इन्हीं दो समूहों को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, डिफाइन कर दिया है, जिसमें कहता है कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होंगे। तो सीधी सीधी याद रखना है कि ये अवांछित पदार्थ होते हैं। अगर ये अवांछित पदार्थ जिनका जैविक अपघटन पुनः उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है, यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वैसे पदार्थों को कहेंगे जिसका जैविक अपघटन होगा या प्रकृति के द्वारा जैविक अपघटन होता है, फिर उस अपघटन के बाद उन्हें पुनः उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। तो वैसे पदार्थ को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है और इससे हमारे पर्यावरण पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे उदाहरण हैं, एक एक करके आप इन उदाहरणों को छाट लीजिएगा। क्यों जरूरी इतने सारे उदाहरण हम लिख करके समय बर्बाद किए, इसके पीछे रीजन है कि पिछले कई कंपटीशन में यह देखा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव के दौरान कुछ जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस में 2 3 एक जैसा ऑप्शन दे दिया जाता है और चौथे को अलग करना पड़ता है। यानी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है और उसमें अजैव निम्नीकरणीय का ऑप्शन दिया रहता है, एक बचा रहता है। तो जब तक हम लोग उस ऑप्शन को समझेंगे नहीं जो जनरल है, जो आमतौर पर देखा जाता है, तब तक हमें उन ऑब्जेक्टिव को बनाने में दिक्कत होगी। इसी कारण से हम लोगों ने मोस्ट कॉमन इतने सारे जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय दोनों प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का लिस्ट यहाँ पर शामिल किया है। तो याद रखेंगे, पहला जो आप देख रहे हैं कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में क्या होगा, इसमें जंतुओं के मल मूत्र शामिल होते हैं, वाहित मल जिसको सीवेज कहा जाता है, नहरों से बहता हुआ पानी, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, कागज कपास से निर्मित वस्तुएं, जंतुओं और पेड़ पौधों के मरे शरीर, गले शरीर, फल सब्जियों या अनाजों के भाग, ये सारे जो है प्राकृतिक रूप से बनते हैं, इसी कारण से प्राकृतिक रूप से नष्ट भी किए जा सकते हैं। आमतौर पर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को आप कह सकते हैं कि वैसा अपशिष्ट, वैसा कचरा, वैसा प्रदूषक जो जिसे प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, अपघटित किया जा सकता है या उसे पुनः उपयोग में लाने के काबिल बनाया जा सकता है। क्लियर साथियों, उदाहरण आपके सामने है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ठीक इसका उल्टा, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो जाएगा, फिर उसका उल्टा लाएंगे, कहते हैं वैसे अपशिष्ट जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, यानी प्राकृतिक विधियों द्वारा यह नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, प्राकृतिक विधियों द्वारा ये नष्ट नहीं हो पाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते। तो वैसे अपशिष्ट को क्या कहेंगे, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट, या इसी को अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कह सकते हैं। जैव अ लगाने के बाद नहीं लगाना चाहते हैं तो अजैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नी, अजैव निम्नी, जैसे आप चाहते हैं आप इसे बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का उदाहरण आप देख सकते हैं, कीटनाशक, पीड़कनाशक, डीडीटी, शीशा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये सारे जितने पदार्थ हैं इनमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है डीडीटी, पीड़कनाशी, कीटनाशी, आर्सेनिक वगैरह एक साथ मिला देता है और उसमें कोई यहाँ से अपशिष्ट को डाल दिया जाता है और कहता है इनमें से सबसे अलग कौन है या अलग समूह वाला पदार्थ कौन सा है। इस तरीके से करके ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं साथियों। इसी कारण से ये उदाहरण भी याद रखना जरूरी हो जाता है। अब जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट दोनों देखने पर ये मोस्ट कॉमन दिमाग में एक बात रख लीजिएगा कि वैसा कचरा जिसे प्राकृतिक विधियों द्वारा आसानी से हम लोग नष्ट कर सकते हैं या उसे पुनः उपयोग के काबिल लाने के लिए बना सकते हैं, वैसे कचरे को हम लोग जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, और जिसको नहीं कर सकते हैं वैसे को हम लोग जैव अनिम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब इन्हीं टॉपिक
को जब देख रहे हैं तो हम लोग देखे अभी तक ये कचरे के बारे में पढ़े, तब कहता है कि कचरा का प्रबंधन कैसे करेंगे। प्रबंधन को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट, कचरा हुआ वेस्ट तो कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो वेस्ट मैनेजमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं साथियों, जिसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट है क्या। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत या जिसके दौरान कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा किया जाता है। यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें कचरे को एक जगह जमा किया जाता है और उसे उसके नेचर के हिसाब से, उसके प्रकृति के हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा किया जाता है। वैसे प्रक्रिया ही वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा प्रबंधन कहलाता है। अब वेस्ट मैनेजमेंट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं साथियों। जैसे सबसे पहले आप देखते हैं कि घर से निकलने वाले जो कचरे होते हैं उनमें आज के डेट में नगर निगम वाले आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि गीला कचरा अलग रखते हैं, सूखा कचरा अलग रखते हैं। फिर हम लोग सीखते हैं कि सॉलिड वेस्ट अलग रखते हैं, लिक्विड वेस्ट अलग रखते हैं, यानी ठोस कचरा और द्रवित कचरा दोनों अलग अलग। तो हमारे आसपास जो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, वह ठोस कचरा होते हैं। और उन्हीं ठोस कचरा में से भी आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि वैसा ठोस कचरा जो जैव निम्नीकरणीय है उसको अलग डब्बे में रखना है, जो अजैव निम्नीकरणीय है उसको अलग डब्बे में रखना है। और यही जो तरीका हुआ वो भी कचरा प्रबंधन का एक हिस्सा है। फिर उसी को बड़े लेवल पर ले जाकर के कल कारखाने, फैक्ट्रियों में नष्ट किया जाता है। उसके अलावे बहुत सारे ऐसे जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है उसका इस्तेमाल आप कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, खाद बनाने में कर सकते हैं। और जो अजैव निम्नीकरणीय हैं उनको तो अपने रहने वाले प्राकृतिक वातावरण से तो दूर रखा ही जा सकता है, साथ ही साथ उनका इस्तेमाल भी समझदारी से, बुद्धिमत्ता से करना चाहिए और मानव के क्रियाकलापों से दूर उन्हें रखना चाहिए ताकि ये इसका नुकसान हमारे पर्यावरण पर कम से कम पड़ सके। उसके अलावे साथियों बहुत सारे ऐसे भी ठोस कचरे होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग भूमि भराव में कर सकते हैं, लैंडफिल में कर सकते हैं। आप देखते होंगे गड्ढे भरने के लिए इस्तेमाल कचरे किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कचरे का निपटारा कर सकते हैं। इन सब के अलावे साथियों हम लोग जूनियर से पढ़ते आते हैं रूल ऑफ 3R, या हम लोग कह सकते हैं 3R रूल। 3R रूल। और ये 3R रूल बना किसके लिए है? तो ये 3R रूल जो है वो इसी के लिए बना है, कचरा प्रबंधन के लिए, जिसमें एक R जो होता है वो कहता है रिड्यूस। क्या कहता है? रिड्यूस। आप कम से कम कचरा निकालिए। रिड्यूस का मतलब होता है कमी करना। दूसरा R कहता है R1, ये है R2 रिड्यूस। फिर कहता है रिसाइकल, मतलब कुछ वैसे भी कचरे पदार्थ होते हैं जिसको फेंकने से अच्छा आप उसे रिसाइकल कर लें, यानी पुनः चक्रण कर लें, किसी दूसरे रूप में बदल दें, तब हम लोग उसे कहते हैं रिसाइकल करना, पुनः चक्रण करना। नेक्स्ट कहता है R3, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। क्या पढ़ेंगे? रीयूज। तो ये R1, R2, R3 जैसे टर्म से आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि हम लोग आसपास के वातावरण में जितना कम कचरा फैलाएंगे उतना ही हमें कचरा प्रबंधन कम करना होगा और हमारे पर्यावरण पर उतना ही कम नुकसान होगा। आप रिड्यूस में समझ सकते हैं कि जैसे बार बार आप जाते हैं बाजार सब्जी लेने के लिए, तो बार बार आप वहां से एक बार सब्जी लेने जाते हैं तो 2, 4, 5, 10 तरह का प्लास्टिक का थैला लेकर चले आते हैं, जबकि आप उसके जगह पर एक झोला लेकर के जा सकते हैं और वो 5 प्लास्टिक का कचरा अपने आसपास लाने से बच सकते थे। क्लियर साथियों? आई होप कि ये सारे टॉपिक आप अच्छे ढंग से समझ पाए हों। अब जो हम लोग मिलेंगे साथियों इस चैप्टर का सबसे अंतिम पार्ट लेकर, जो हमारा होगा पार्ट नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन का निर्माण के बारे में, ओजोन के अपक्षय के बारे में। क्लियर है साथियों? आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। साथ ही साथ लास्ट वाले पार्ट में हम लोग चाहेंगे कि मानव और मानव के क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है,
इन दोनों टॉपिक को भी हम लोग उसमें लास्ट वाले वीडियो में शामिल करेंगे। क्लियर साथियों, आप इस टॉपिक पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को अपने कमेंट के जरिए हमारे तक पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए।